बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी के रंग और मैं हूं नबाहत शीरी और मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। आज का पैगाम है आपके लिए। जी हाँ, आप जो रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं या गुजार रही हैं, आज आपको आपके उन गुजरे हुए लम्हों को भी याद करवाऊंगी और आने वाले लम्हों के लिए आपको कोशिश करूंगी कि तैयार करूं, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में ये काम किया है और मैं वही कहना चाहती हूँ जो मैं करती हूँ। क्योंकि मेरे ख्याल में ज़िंदगी में आप जब भी किसी से कोई बात करते हैं तो आपकी बात दूसरों तक उसी वक्त पहुंचती है जब आपके अंदर एक सच्चाई होती है, जब आप खुद भी उन्हीं बातों पर अमल करते हैं। अगर इसकी मिसाल मैं मज़हबी हवाले से देना चाहूँ तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो वाक़या तो आप सबको याद होगा कि जब उन्होंने एक बच्चे को, उनकी वालदा जब लेकर आई एक बच्चे को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा कि उसको नसीहत करें कि वो मीठा ना खाए, तो आपने ये कहकर उसको लौटा दिया कि कल लेकर आइएगा इसको। और दूसरे दिन जब वो खातून अपने बच्चे को लेकर आई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने कल इसलिए इस बच्चे को ये नसीहत नहीं की थी क्योंकि कल मैंने खुद मीठा खा रखा था। तो हमेशा आप दूसरों तक वही बात पहुंचा सकते हैं या उन उन वो तभी आपकी बात पर अमल कर सकते हैं जब आप खुद वो बात करते हो, और ये हमारा एक मजहबी फरीज़ा भी है। इसके अलावा अगर आप आम ज़िंदगी में देखें, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखें तो क्योंकि सियासत इस वक्त सबसे गर्मा-गर्म मौज़ू होता है और सबके कान खड़े हो जाते हैं सियासी बात पे, तो मैं आपको मिसाल भी यहीं से देना चाहूँगी कि लीडर्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन वही लीडर आपको आपके दिलों पे राज करता है, या वही लीडर आप तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकता है जो वो बात करता है जिस पर वो अमल करता है। वरना नारेबाजी तो बहुत से लोग करते हैं लेकिन वो दिलों को पहुंचती नहीं है जब तक लीडर के अंदर वो चीज़ मौजूद नहीं होती, या जो भी शख्स आपसे कोई वादा कर रहा है, कोई बात कर रहा है, अगर उसके अंदर सच्चाई नहीं है तो फिर वो बात आप तक नहीं पहुंच पाती है। तो इसलिए मैं जो ये बात करने जा रही हूँ, मैं अपने ज़ाती तजर्बे और उस ज़िंदगी के हवाले से करना चाह रही हूँ जो मैंने खुद गुजारी है। और मैं इसलिए आज आपसे इस मौजू पर बात करूँगी कि रिटायरमेंट के बाद जब आप अपने बुजुर्गी के दौर में दाखिल होते हैं तो आपने किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को लेकर चलना होता है, जिस तरह के मैंने किया। मैंने प्री रिटायरमेंट ली रेडियो से, लेकिन रिटायरमेंट का लफ्ज़ एक ऐसा है कि जिस जो आपके साथ लगता है तो खुद ब खुद आपका एक माइंड सेटअप बन जाता है कि अब मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, अब मैं रिटायर्ड हो चुका हूँ और मेरे पास शायद करने को कुछ भी नहीं है। तो जब मेरे पास मेरी ज़िंदगी में ये वक़्त आया और मैंने प्री रिटायरमेंट ली, तो कुछ अरसे के लिए मुझे लगा कि मैं बिल्कुल एक बेकार इंसान हूँ, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है और मैं शायद अब अपनी इनिंग्स ख़त्म कर चुकी हूँ। लेकिन फिर मैंने अपने आप को जब गौर से और आराम से बैठ के सोचा, तो मैंने सोचा कि वो कौन-सा काम था जो मैं ज़िंदगी में करना चाहती थी, लेकिन अपनी मसरूफ़ियत की वजह से मैं उस काम को वक़्त नहीं दे पा रही थी। तो मुझे जो चीज़ लगी वो ये था कि मुझे गार्डनिंग का शौक था और मैं कभी गार्डनिंग कर नहीं पाती थी। तो मैंने उस वक़्त को अपनी गार्डनिंग के शौक को पूरा करने के लिए सर्व करना शुरू किया और मुझे बहुत लुत्फ़ आया, क्योंकि मुझे जब मेरा गार्डन फूलों से भरता था तो मुझे लगता था मैंने बहुत बड़ी कोई अचीवमेंट कर ली है। फिर उसके बाद मुझे एक वक़्त आया कि जब मुझे लगा कि ये तो मेरी हॉबी है, मुझे कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे मैं कुछ अर्निंग भी कर सकूँ और जिससे मेरी स्किल्स में भी इज़ाफ़ा हो। तो फिर मैंने दोबारा से अपना रिव्यू किया, दोबारा से अपने बारे में ये सोचा कि मुझे वो कौन-सा काम था जो मैं करना चाहती थी। तो फिर मुझे ख़्याल आया कि मुझे हमेशा से स्पेशल नीड जो लोग थे, जो थोड़े मुख़्तलिफ़ होते हैं ज़िंदगी में हमसे, जो नॉर्मल लोग होते हैं, उनके साथ काम करने का मुझे हमेशा से ख़्वाहिश भी रही थी और मैंने किया भी था। अपने कॉलेज के ज़माने में, यूनिवर्सिटी के ज़माने में मैंने ब्लाइंड्स के साथ काम किया और उनके जो अक्सर ऐसा होता था कि हम उनके लिए कैसेट्स रिकॉर्ड करके उनको भेजते थे, कोर्सेज़ रिकॉर्ड करके भेजते थे। और एक ऑर्गेनाइज़ेशन थी रावलपिंडी में जिसमें ये काम बहुत अच्छा होता था, शायद अभी भी होता होगा। तो मैं उस ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ थी और बहुत ही एक
बड़ी शख्सियत थी डॉक्टर सलमा मकबूल, जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुंसलिक भी थीं, और वो ख़ुद भी क्योंकि ब्लाइंड थीं, तो उन्होंने काफ़ी कुछ ब्लाइंड लोगों के लिए किया था, और हम उनके साथ मिलके कुछ अपना थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन डालते थे। तो मुझे लगा, जब मैंने अपना फ़ारिग वक्त पाया रिटायरमेंट के बाद, कि मुझे शायद अब ये काम करना चाहिए। तो फिर मैंने अपनी स्किल्स को बढ़ाया, मैंने ऐसे कोर्सेज़ किए, और मैंने स्पेशल नीड लोगों के साथ और स्पेशल नीड बच्चों के साथ काम करना शुरू किया, जिसने मुझे इतना इत्मीनान दिया, इतना सुकून दिया, कि जो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। तो ये मैंने अपनी कहानी आपसे इसलिए शेयर की है कि रिटायरमेंट के बाद, या जब आपके पास फ़ारिग वक्त होता है, तो आपके पास उस वक्त सही मानों में ज़िंदगी जीने का सलीका होता है। और ख़ास तौर पे जबकि पाकिस्तान, आपको मालूम है कि आबादी के लिहाज से छठा मुल्क है, और इसमें जो आपकी और मेरी उम्र के लोगों की तादाद है, वो तकरीबन 14 से 15 मिलियन के करीब है, जो कि रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। वैसे तो दुनिया भर में अब ओल्ड पीपल एज जो है, वो एक एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी बन गई है, इसलिए क्योंकि ज़िंदगी जूं-जूं बेहतर कंडीशंस की तरफ जा रही है, जूं-जूं दवाइयों का इस्तेमाल और उसकी दस्तयाबी हो रही है, और जिस तरह से ज़िंदगी की सहूलतें आ रही हैं, तो एज लिमिट भी बढ़ती जा रही है। ख़ास तौर पर मगरबी माशरे में तो ये एक अच्छा ख़ासा प्रॉब्लम कह सकते हैं इसको, कि ओल्ड पीपल जो हैं, उनके लिए उनको फैसिलिटेट करना, या उनको रिहैब करना इज़ अ बिग जॉब। तो वो अभी इस सिलसिले में काफ़ी कुछ हो रहा है, लेकिन ये एक मसला भी है। लेकिन एक तरफ से ये एक अच्छी बात भी है कि लोगों को सहूलियात मुयस्सर हैं, जिसकी वजह से उनका लाइफ स्पैन बढ़ गया है। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कह लीजिए कि अभी वो सहूलतें नहीं हैं, तो शायद हमारे यहाँ ओल्ड एज अभी उस तरीके से उस लेवल तक नहीं जाती। और फिर भी जो लोग एक सर्टेन एज पे पहुँचते हैं, रिटायरमेंट की एज पे पहुँचते हैं, उसके बाद उनको ये फ़ील होता है कि अब हमारी ज़िंदगी बेकार होगी, अब शायद हम अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं करेंगे, हम एक कमरे में कोने में बैठ जाएँगे, और अब हमारे लिए करने को कुछ भी बाकी नहीं रह गया। लेकिन मेरा आपसे ये कहना है कि ये वो वक़्त है कि जब आपने अपनी ज़िंदगी के वो तमाम काम करने हैं, जो आपने एक साइड पे रखे हुए थे, जिनको आपने ये सोच रखा था कि ख़्वाहिश थी, लेकिन वो शायद ख़्वाहिश आपके अंदर दबी हुई थी। तो अब आप ज़रा अपने आप को आराम से बैठ कर सोचिए कि वो कौन-सा काम था जो मैंने ज़िंदगी में करना था, लेकिन क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी की शुरुआत में अपने माली मसाइल से दो चार होना था, मुझे अपने बच्चों की परवरिश करनी थी, तो मुझे ये वक़्त नहीं मिल सका। तो अब आपके पास ये वक़्त है कि आप अपनी ज़िंदगी के वो काम करें जो आपने पहले नहीं किए। इसके अलावा जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, वो ये कि ये वो वक़्त है कि जब आप अपने उन रिश्तों को करीब ला सकते हैं, जो अपनी मसरूफ़ियत की वजह से आपसे दूर हो गए थे। ज़्यादातर आप देखिए कि हम अपने जॉब्स में जब होते हैं, और मुलाज़मत के दौरान इतना प्रेशर होता है कि हम वक़्त दे नहीं पाते, ना अपने घर वालों को, ना अपने रिश्तेदारों को, और ना ही अपने मोहल्लेदारों को। तो आहिस्ता-आहिस्ता दूरियाँ बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जाती हैं। हाँ, ये अक्सर हमारे माशरे में होता है कि जो सर्टेन एज के बाद लोग मस्जिद जाना शुरू कर देते हैं, और वहाँ पे उनकी एक सोशलाइज़ेशन होती है। लेकिन मैं अफ़सोस के साथ ये कहूँगी, मेरी ऑब्ज़र्वेशन ये है कि वो सोशलाइज़ेशन सिर्फ़ नमाज की हद तक रहती है। लेकिन हम आगे बढ़कर एक-दूसरे को, इस माशरे को बेहतर बनाने के लिए कोई काम नहीं कर रहे होते, बल्कि हमें लगता है कि अब हम उस एज में हैं कि हम गए, नमाज़ पढ़ी, घर वापस आ गए, और बस ठीक है। लेकिन आप अपनी वो जो स्किल्स हैं, जो आपने इतने सालों में इकट्ठी की थी, उसको माशरे को दोबारा देने का तो यही वक़्त है कि आप अपने उन जो सलाहियतें हैं, ऐसी सलाहियतें हैं जो अभी तक आपने सिर्फ़ अपने प्रोफ़ेशन के लिए यूज़ की होंगी, लेकिन मुआशरे के लिए यूज़ नहीं की, आप उनको बेकार ला सकते हैं। ये कहना शायद मुझे लगता है कि आपको लगेगा कि मेरे लिए बड़ा आसान है ये कहना, लेकिन आपके पास सर्कमस्टेंसेस नहीं है शायद, या आप वो हालात नहीं पाते कि जिसकी वजह से आप अपने ऐसे कंट्रीब्यूशन कर सकें। तो मैं आपको सब सिंपली कहूँगी कि कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता। आपने जब इरादा कर लिया, तो आप यकीन मानिए कि काम सब आसान हो जाते हैं, सब इरादा करने की देर होती है। और फिर हमें ज़िंदगी में एक चीज़ कभी नहीं भूलनी चाहिए, और वो ये कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, उसको बहुत सारी सलाहियतें दे के पैदा किया है,
اور ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا، ہمیں آگے جا کر یہ بتانا ہوگا کہ ہم نے اپنے حصے کا کتنا کام کیا۔ تو ہمیں اپنے اپنے حصے کے کام پورے کرنے چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو بھی وقت ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے زندگی کا، اور اب کیونکہ آپ کے پاس فارغ وقت ہے، آپ اپنے بالکل پوتے پوتیوں سے کھیلیے، نواسے نواسیوں سے کھیلیے، آپ اپنے گھر کے آنگن کو سجائیے، سنواریے، اور ساتھ ساتھ اس معاشرے کو بھی سنوارنے کی کوشش کیجیے۔ اور کچھ نہیں تو اپنے محلے کے کسی بچے کو پڑھا دیجیے، اور کچھ نہیں ہے تو اگر آپ کے محلے میں کسی فیملی میں ایسا مسئلہ ہے کہ ان کے بچوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے، آپ ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ مالی طور پہ مستحکم ہیں تو آپ کسی کی ایسی کام میں مدد دے سکتے ہیں جسے وہ اپنے کاروبار کو شروع کرے، کیونکہ بے شک آپ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ کاروبار خود آپ سنبھالیں، لیکن ان کو اپنے ساتھ لگا لیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن میں پھر آپ سے یہی کہوں گی کہ میرا منصب نہیں ہے کہ آپ کو میں نصیحت کروں، نہ میرا کام ہے یہ۔ میں آپ کو صرف آپ کے دوست کی حیثیت سے، آپ کے ایک جو سمجھ لیجیے کہ ایک آواز بننے کی کوشش کر رہی ہوں، اور یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جو چیزیں ہم اپنی زندگی میں بعض اوقات بھولے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ہم اپنی زندگی میں ان کو اہمیت نہیں دے رہے ہوتے، لیکن کسی آواز کے کان پہ پڑنے پہ ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ ہاں یہ تو ہم کر سکتے تھے۔ تو آپ میری آواز کو صرف وہ آواز ہی سمجھیے گا، اور اگر میری بات سے آپ کو کوئی ایسا بھولا ہوا کام یاد آ جائے جو آپ ریٹائرمنٹ کے بعد کرنا چاہتے تھے، تو آج ہی سے اس کو شروع کر دیجیے گا۔ یہی میرا آج کے کیبنٹ کا مشورہ ہے آپ کے لیے، کہ اپنے وقت کو کبھی بھی فالتو مت سمجھیے، اپنے آپ کو کبھی بیکار مت سمجھیے۔ یہی وقت ہے جب آپ نے اپنے وہ کام کرنے ہیں جن کو آپ بھولے بیٹھے تھے۔ تو اسی مشورے کے ساتھ آج کے لیے اجازت، پھر حاضر ہوگی۔ اللہ حافظ۔